कौन से क्वेश्चन? क्वेश्चन देखो, जो नहीं पढ़े हैं अगर वो नहीं आ रहे हैं तो वो पढ़ोगे तब आ जाएंगे, और जो पढ़े हुए हों वो नहीं आ रहे हो। सेवेंटी एट। भूसनति, ये असनति का मीनिंग होता है जो अवसाद या सेडिमेंट्स है उनके जमने से। तो इट्स ए डिसकंटिन्यूटी जो दिया हुआ है ना, कि अवसादों की जो प्रक्रिया है उससे टेथिस सागर का जो पार्ट है वो बना हुआ है। तो इसका मीनिंग, जैसे कि ये जो पेंजिया पार्ट है, ये पेंजिया के डिवाइड होने के बाद में बीच वाला जो भाग था टेथिस से, टेथिस सागर वाले पार्ट में दोनों ओर से सेडिमेंट्स जमा होते हैं, तो ये असन्नति के रूप में भी माना जाता है। भाई देखो, जैसा जनरली मैं कहता हूं कि हमेशा जो पढ़ाई हुई चीजें हैं, टेथिस सागर भूसनति टर्म्स अधिक आता है ना। तो आप अपने आप से भी ये आशा ही मत पालो कि एग्जाम में 100% आप ठीक करके आओगे। आपने इसमें कई से ऐसे क्वेश्चन गलत किए होंगे जो पढ़ा रखे हैं, किए होंगे, लेकिन जो एक गलती सामने वाले मास्टर की तरफ से हो तो उसमें वो सिट है। देखो, ये है चंबल वाले, और ये जो मैदानी भाग वाले कुछ रिवर्स के बाद में आएंगे आपको, जो नहीं आ रहे हैं। जैसे कि अभी एक 50, 52, 52 करवाया हुआ है। डायग्राम बनवाया था पवन सम्मुख और पवन विमुख ढाल एक में ही बनवाया था बरखान, यह डायग्राम में है। बालूका तो मुक्त 49 डिलीट होगा। बालूका तो मुक्त एरिया में कुछ एरिया होते हैं डिस्ट्रिक्ट नहीं आते, तो बालूका तो मुक्त का एरिया जैसलमेर में भी है, फलोदी भी है, पोखरण भी है, लेकिन बीकानेर और जैसलमेर कंप्लीट नहीं है, जबकि इन्होंने जिलों के नाम लिख दिए हैं। यहाँ कुछ इंपोर्टेंट साइट्स होती हैं जो विदाउट सैंड ड्यून एरिया या हमादा रीजन होता है, पूरा डिस्ट्रिक्ट नहीं होता है। तैतीस में कौन सा ठीक लग रहा है? सी वाला 23.03, तो ये 23 सही मानते हैं अपन, तो ये गलत ही मानेंगे। इसमें 61.11 है, सिर्फ वो सही है। इसमें फर्स्ट, यानी जैसा लिखवाया हुआ है एग्जैक्ट वैसा ही आंसर। ये लसाड़िया प्लेट्यू कौन से जिलों में है? ये उदयपुर का जो अलग भाग हुआ है सलुम्बर है और प्रतापगढ़। तो ये कोई पुराना क्वेश्चन है, शायद वहां से कॉपी करके दिया है। तो सलुम्बर पहले क्या था? उदयपुर। और प्रतापगढ़ पहले क्या था? चित्तौड़गढ़। उसके अकॉर्डिंग, प्रेजेंट के अकॉर्डिंग आंसर, ये क्वेश्चन डिलीट है, क्योंकि प्रेजेंट लोकेशन इसके सलुम्बर और प्रतापगढ़, जो ऑप्शन में ही नहीं दिए हुए। भाई जो ऑप्शन नहीं है उनके बारे में बेफिक्र रहिए, वो डिलीट हो जाएंगे, हट जाएंगे। जिसका ये सही कैसे होगा बताओ भाई?
चित्तौड़ में है ही नहीं वर्तमान में, प्रतापगढ़ के हिस्से में। प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ को अलग हुए 15 साल हो गए। सवाल ये नहीं है ना आंसर के में आरपीएससी के 150 क्वेश्चनों के आंसर आते ही हैं, बाद में 5-6 डिलीट होते हैं। इनके आंसर की आई या नहीं आई उसमें देख लो फिर। नहीं और कुछ नहीं, इसमें लगभग सब करवाया हुआ है, जो नहीं करवाया हुआ ना सिलेबस में जो नहीं हुआ है। आपने अनुप्रस्थ बालू का स्तूप सर्वाधिक बीकानेर में लिखवाया और पुराने नोट्सों में बाड़मेर जोधपुर, इसमें क्या है देखो, कुछ बुक्स के अंदर सीक्वेंस है वो बाड़मेर जोधपुर है, जबकि ज्यादा ये बीकानेर वाले को लेते हैं, तो अपन बीकानेर वाले रेफरेंस को पहले लेते हैं। अब आज पेपर सॉल्यूशन में बाड़मेर जोधपुर से पहले बीकानेर आएगा। बाकी बाड़मेर जोधपुर ऐसा नहीं है कि बालू का स्तूप वहां नहीं है, वहां पे भी अनुप्रस्थ है। जब जोधपुर में मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी, यहाँ सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो जनरली कुछ बुक्स में पहले इसका सीक्वेंस बाड़मेर जोधपुर था, लेकिन इसमें आंसर में मुख्यतः हिंदी ग्रंथ अकादमी वाला जो सीक्वेंस है, जैसे एक एचएस बुक आती है और एक हिंदी ग्रंथ अकादमी, तो ये हिंदी ग्रंथ अकादमी वाला सीक्वेंस आंसर में लेते हैं। तो अपन ने इसको अपडेट करके अब इसमें फर्स्ट बीकानेर, फिर शेखावाटी और उसके बाद में बाड़मेर जोधपुर आते हैं। तो सीक्वेंस में अपन ने बीकानेर किया है। तो ज्योग्राफी में कुछ चीजें हैं जो अपडेट होती हैं। लसाड़िया पहले उदयपुर ठीक था, अब आज सलूम्बर में ठीक है। हाँ। लाली डेसानिया सन ऑफ कान्हा राम डेसानिया, आपके पेरेंट्स आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन अब नहीं देखें भाई, पेपर आपका डिस्कस हो गया है ना, ठीक है फिर क्या देखें। देखो बाकी ज्योग्राफी नोट्सों को आप 5 बार पढ़ोगे तब जाके समझ में आएगी। आप ये सोच रहे हो एक बार क्लास में बैठ के और एक बार रीडिंग लगा लिया समझ में आ गया। आप किसी भी बुक को उठा के देखना जिसको आपने 2 या 3 बार पढ़ रखा हो, फिर वापस उसको पढ़ना। उस बुक में आप चौथी बार पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा ये लाइन पिछली बार कहाँ थी। तो इसका मीनिंग 1-2 लाइनें ऐसी आपको हर साल, सॉरी हर साल तो नहीं, हर बार जब आप पढ़ोगे तो आपको यूं लगेगा कि हाँ ये फैक्ट इस बार याद हुआ है, इस बार समझ में आया। तो इसका मीनिंग है जब आप 3-4 बार रीडिंग लगाओगे, लगभग जो अपने नोट्स हैं उन नोट्सों से बनता है पेपर लगभग। कोई 5 या 10 जो क्वेश्चन है वो अलग से डाले जाते हैं इसके अंदर, और वो जो 5-10 अलग डाल दिए जाते हैं उनमें आपकी समस्याएं हैं। और पेपर डिस्कस हो गया तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। हाँ जी, लास्ट में कहाँ तक कंप्लीट हो गया था, जलवायु ऋतुएं स्टार्ट करनी है अपने को, है ना। क्लाइमेट सीजन वाला जो पार्ट है या क्लाइमेट सीजन क्लासिफिकेशन वाला जो पार्ट है, ऋतु वर्गीकरण में मुख्यतः जो क्लाइमेट सीजन है वो कितने हैं, 4। और उनमें एक इंपॉर्टेंट है अपने समर सीजन। यानी ग्रीष्म ऋतु वाला पार्ट। ग्रीष्म ऋतु में जिन इंपॉर्टेंट घटनाओं को अपने को कवर करना है उसमें एक तो आता है अपना लू, आंधी, और एक आता है बबूला, इन वाले पार्ट्स को। तो इसमें जो चारों ऋतु आपको कल लिखवा दी थी मैंने, उसमें फर्स्ट हेडिंग में लीजिएगा समर सीजन, ग्रीष्म ऋतु। उसमें जो ये फिनोमिना से ये घटनाएं हैं उनके मीनिंग क्या है, उनके आने के पीछे कारण क्या है, और लू आंधी बबूले से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। ऋतुओं में फर्स्ट
बातें नहीं करें। फर्स्ट पार्ट है इसमें ग्रीष्म ऋतु वाला पार्ट। तो इस ऋतु का समय क्या होता है, ये तो लगभग आपको ध्यान है। समय अभी लिखा हुआ था अपना मार्च से और जून। इस ऋतु में तापमान लगभग, वैसे देखा जाए तो हाईएस्ट टेम्परेचर को ज्यादातर इंडिकेट करते हैं इसमें 40 टू 50 डिग्री सेल्सियस। कि ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के जो तापमान होते हैं वो लगभग 40 डिग्री से और 50 डिग्री तक। जैसे चूरू वाला एरिया है या राजस्थान का पश्चिमी भाग फलोदी जैसलमेर डेजर्ट एरिया जो है वो लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक को टच करते हैं। और सामान्यतः राजस्थान के लगभग 40 डिग्री जो टेम्परेचर है वो सभी जिलों में रहता है। अधिकतम जो तापमान है, तो ग्रीष्म ऋतु के जो मैक्सिमम टेम्परेचर है लगभग राजस्थान में ये होते हैं। और इसमें जो प्रमुख घटनाएं, तो घटनाएं जो अपन आगे मीनिंग उनके उनके पीछे कारण क्या है और उसका जो इफेक्टिव रीजन है, प्रभावी क्षेत्र है, वो कौन सा है, उनको हम कवर करेंगे। तो इसमें फर्स्ट लाइन में तो लिखेगा इस ऋतु का समय, जो अपना ऊपर लिखा हुआ है उसको रिपीट करना है। इस ऋतु का समय मार्च से जून तक होता है। टाइम पीरियड ऑफ समर सीजन इज मार्च टू जून मंथ। इस ऋतु का समय मार्च से जून माह तक। टाइम पीरियड ऑफ समर सीजन इज मार्च टू जून मंथ। इस ऋतु का समय मार्च से जून माह तक होता है या जून तक होता है। इस ऋतु में अधिकतम तापमान मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ दिस सीजन। इस ऋतु में अधिकतम तापमान 40 से 50 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ दिस सीजन या इन दिस सीजन इज फ्रॉम 40 डिग्री टू 50 डिग्री सेल्सियस। इस ऋतु में अधिकतम तापमान 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक। प्रतापगढ़ का निर्माण चित्तौड़ प्लस बांसवाड़ा प्लस डूंगरपुर, ये गूगल पर यही बताया हुआ है। लेकिन आंसर की में इसका गठन उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा तो सही दिया हुआ है, आंसर की में सही दिया हुआ है। डूंगरपुर का कोई भी पार्ट प्रतापगढ़ में नहीं मिलाया गया था। तो ये व्हाट्सएप और गूगल यूनिवर्सिटी है, इसको पीछा करना छोड़ दो आप लोग। इन्होंने कईयों के घर तोड़वा दिए हैं, अब तो मान जाओ। कईयों के जुड़वाए भी हैं हालांकि। अब इसमें जो प्रमुख घटनाएं हैं वो कौन से हैं? तो जनरल इंट्रोडक्शन, टाइम पीरियड और टेम्परेचर लिखने बाद में इसमें लिखेगा। जो ग्रीष्म ऋतु के मेन फिनोमिना है या प्रमुख घटनाएं जो हैं वो कौन से हैं, तो उसमें फर्स्ट लिखे फर्स्ट है लू। तो लू में पहला पॉइंट तो अपने को कवर करना है कि लू का मीनिंग क्या लिया जाता है, इसका अर्थ क्या होगा। मीनिंग लिखने के बाद में इसके पीछे, लू के पीछे मुख्य कारण क्या आने का, उसके बाद में इसके द्वारा प्रभावी क्षेत्र, लू का जो इफेक्ट है वो मुख्यतः कौन से एरिया में अधिक होता है। तो ग्रीष्म ऋतु की जैसे मैंने आपको 3 घटनाएं बताई हैं, एक लू बताया है, एक इसके अलावा आंधी बताई थी, और एक बबूला।
इन चीजों को महसूस करके देख के जनरली हम तुरंत ये शब्द बोल देते हैं। जैसे धूल उड़ती हुई आ रही है तुरंत धूल उड़ती हुई आ रही है तो उसको देख के हम तुरंत कहते हैं आंधी आ गई। कोई कहे परिभाषा बता, तब समस्या है। परिभाषा नहीं, आंधी आ रही है ये पता है। बाहर गर्मियों में आप निकले, गर्म हवा आपको अपने फेस पे बॉडी पे लगती है कि लू चल रही है, कि परिभाषा बता। ये परिभाषा नहीं पता, लग रही है बस। तो इसका मीनिंग, लू का मीनिंग क्या है? हाँ जी, लो का मीनिंग होता है कि इसमें ऋतु तो फिक्स है ना, इसमें इन सभी घटनाओं में समर सीजन होती है, ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु में गर्म प्लस शुष्क हवाएं, यानी जो हॉट और एरिड या ड्राई विंड्स होती हैं। तो इस कंडीशन के साथ यह डेफिनेशन बोली जाती है कि समर सीजन में, ग्रीष्म ऋतु में गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? लू। इसका मीनिंग है लू का जब इफेक्ट होगा तो इनके द्वारा कभी वर्षा नहीं होती। ये सिर्फ हॉट विंड्स के रूप में आती हैं और अपने आप में ड्राई या एरिड विंड्स होती हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हॉट और एरिड विंड्स को क्या कहा जाएगा? लू। तो हॉट एंड एरिड विंड्स ऑफ समर सीजन इज नोन एज लू। लू चलने का कारण क्या है? तो जैसे अपनी पृथ्वी है, उस पर 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है, जिसमें सूर्य का उत्तरायण या दक्षिणायन होना माना जाता है। कि यानी एक समय ऐसा होता है कि सूर्य सदर्न हेमेस्फेयर या दक्षिणी गोलार्ध में होता है, और एक समय ऐसा होता है कि यह सदर्न हेमेस्फेयर उत्तरी गोलार्ध में होता है। तो जैसे अभी दक्षिणी गोलार्ध में है, मकर रेखा पे। और सदन में जब होता है तब हमारे विंटर सीजन होता है, शीत ऋतु। और जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है जून में, तब अपने ग्रीष्म ऋतु या समर सीजन होता है। तो मार्च के बाद में जैसे जैसे सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आता है तो अपने सनलाइट या जो सोलर रेडिएशन है, सूर्य की किरणें वो सीधी आती है। और सूर्य की किरणें सीधी आने का मीनिंग है, जैसे सनलाइट डायरेक्ट आने के ऊपर हवाएं गर्म होकर और फैलना स्टार्ट करती हैं। इसको कहा जाता है एडवेक्शन। हवाओं के द्वारा अभिमन्य प्रवाह करना, एडवेक्शन फ्लो कहा जाता है इसको। टेम्परेचर के ट्रांसफर के कई तरीके होते हैं, जैसे फिजिक्स पढ़ोगे उसमें आएंगे। सूर्य से जो टेम्परेचर हमें प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है रेडिएशन के रूप में, यानी विकिरण के रूप में। बिना किसी माध्यम के टेम्परेचर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किस मेथड से जाता है? रेडिएशन मेथड। इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं। सूर्य की किरणें जैसे ही पृथ्वी पर आती हैं, यानी सोलर रेडिएशन, तो हवाएं गर्म होकर फैलना स्टार्ट होती हैं। तो टेम्परेचर का क्षैतिज रूप से फैलना, यह कहलाता है एडवेक्शन फ्लो, यानी अभिवन्य प्रवाह। अभिवन्य प्रवाह होते होते टेम्परेचर जब और अधिक होता है तो हवाएं गर्म होकर धीरे धीरे लंबवत रूप से ऊपर उठने लग जाती हैं। तो लंबवत रूप से यानी जो वर्टिकल रूप में हवाएं ऊपर की ओर उठेंगे तो उसको कहा जाता है कन्वेंशन करंट। तो कन्वेंशन करंट होती हैं संवहन धाराएं,
जिसमें तापमान का लंबवत वितरण होता है, एक होता है क्षैतिज वितरण। जो ठोस या सॉलिड वस्तु होती हैं, जैसे कि कोई मेटल है, चिमटा है अपने घर में, उसको आप आगे से जैसे अपन चपाती वगैरह बनाते हैं, 10-15 मिनट के बाद में उसका दूसरा हिस्सा है वो गर्म लगने लग जाता है। मीनिंग मीनिंग ये नहीं कि सर आपने रोटी बनाई होंगी, तो मीनिंग ये है कि उसमें वो तापमान का जो स्थानांतरण है वो कंडक्शन है, उसको चालन कहा जाता है, जो सॉलिड में होता है, मेटल्स में होता है। तो इसका मीनिंग है तापमान के स्थानांतरण के कई मेथड है, और वह मेथड जिसमें किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है वो होता है रेडिएशन, जिसमें टेम्परेचर है हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज रूप से बढ़ता है या स्थानांतरित होता है तो उसको कहा जाता है एडवेक्शन। टेम्परेचर जब लंबवत रूप से ऊपर उठता है तो उसको कन्वेक्शन या संवहन। और जब टेम्परेचर का स्थानांतरण सॉलिड या मुख्यतः ठोस में होता है या धातु में होता है तो उसको कहा जाता है कंडक्शन या चालन। तो लू चलने का मुख्य कारण यह है एडवेक्शन फ्लो। एडवेक्शन फ्लो ऑफ एयर, हवाओं का क्षैतिज प्रवाह। तो हवाएं गर्म होकर जैसे ही फैलना स्टार्ट करती हैं, तो अपन जैसे ही 9, 10, 11 बजे के बाद बाहर से निकलते हैं तो हवाएं गर्म होकर फैलना स्टार्ट होती हैं उस टाइम, और उस समय अपने को गर्म हवाएं आके अपने को फेस पे महसूस होती हैं, तो जिनको हम क्या बोलेंगे, लू। तो लू चलने का मुख्य कारण है हवाओं का गर्म होकर फैलना, एडवेक्शन फ्लो ऑफ एयर। तो अभी बताया था ना इसके मुख्यतः कारण क्या होगा, तो कारण इसका ये रहेगा एडवेक्शन फ्लो ऑफ एयर, हवाओं का अभिवनीय प्रवाह। पहले जनरली एग्जाम में इजी क्वेश्चन आया करते थे। पहले क्वेश्चन ये आया करते थे कि ग्रीष्म ऋतु में गर्म और शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है, परिभाषा तो खुद ही बता दिया करते थे लगभग, लास्ट में अपने को टिक किस पे करना होता था, लू पे। आजकल परिभाषा पूरी बताते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हॉट एंड ड्राई विंड से गर्म और शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है, जिसके चलने का मुख्य कारण क्या है। तो जो आजकल हम छोड़ के जाते हैं वो हमसे पूछा जाता है, तो आंसर उसका क्या रहेगा, हवाओं का अभिवनीय प्रवाह, यानी एडवेक्शन फ्लो ऑफ एयर। लू का जो इफेक्ट है वो किस एरिया में अधिक होता है, तो राजस्थान का डेजर्ट एरिया, यानी मुख्यतः नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है, लू का इफेक्ट यहाँ अधिक होता है, क्योंकि मिट्टी जल्दी गर्म होती है। और इसमें भी किसी एक जिले का नाम लिया जाए तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे सबसे नीचे वाला जिला बाड़मेर, इस एरिया में अधिक माना जाता है। यस। विंड और एयर तो आपको बताया था ना, विंड एक दिन, कि विंड तो जो नेचुरली जो फ्लो होता है वो, और एयर जनरेट की जाती है। तो यहाँ पे हवाएं जो सामान्य जो हवाएं होती हैं, यानी ऑब्लिक करके इसमें विंड भी लिख दो, टेक्निकली डिफरेंस होता है। बाकी विंड्स जोग्राफिकल जो लैंग्वेज में अपन बोलें तो ज़्यादा ठीक ये रहता है विंड। बाकी कुछ जगह ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा परमानेंट ही होता है। जैसे टेम्परेचर कम अधिक होता है, टेम्परेचर अधिक होने पर वायुदाब में कमी आती है, तो वहाँ क्या लिखते हैं, एयर प्रेशर, हवा का दबाव कम होता है। तो कई बार जहाँ ये परफेक्ट शब्द क्या लग रहा है, बाकी जनरली जो एयर होती है वो मशीन के द्वारा जनरेट की जा सकती है, लेकिन विंड्स में उसको जनरेट नहीं किया जा सकता, सिर्फ ये फर्क। बाकी यहाँ ओब्लिक करके विंड कर दो तो भी ठीक है। हाँ जी, अब इसमें दूसरी जो मुख्य घटना इसमें लिखी थी अपन ने, आंधी। आंधी के पीछे डेफिनेशन आंधी में क्या होगी, तो अपने को पता है कि आंधी में अपने को क्या दिखाई देती है, अपने को धूल दिखाई देती है, डस्ट दिखाई देती है। लेकिन उस डस्ट के साथ ह्यूमिडिटी भी होती है, ह्यूमिड भी होती है, आर्द्र भी होती है। तो धूल भरी और आर्द्रता युक्त हवाओं को, मीनिंग है कि डस्टी एंड ह्यूमिड विंड्स इन समर सीजन इज नोन एज सैंडस्टॉर्म। सैंडस्टॉर्म या आंधियां क्या होती है, जब गर्मियों के अंदर धूल भरी हवाएं चले और उनमें आर्द्रता भी है। तो आर्द्रता कैसे पॉसिबल है, तो आर्द्रता इस तरीके से पॉसिबल है, जैसे 0 डिग्री के ऊपर सूर्य आना स्टार्ट कर देगा मार्च के बाद, मार्च से जून तक गर्मियों का टाइम पीरियड होता है। जून में सूर्य की स्थिति लगभग सीधी होती है अपने यहाँ। सीधी होने का मीनिंग है कि डेजर्ट या अपना जो लैंड पार्ट है इसका टेम्परेचर हाई होना। टेम्परेचर हाई होने का मीनिंग है एयर प्रेशर का लो होना। और अपने को पता है कि जो लैंड पार्ट है वो जल्दी गर्म होता है, उसकी तुलना में जो पानी वाला एरिया है, अरब सागर वाला पार्ट,
उसकी तुलना में पानी का टेम्परेचर थोड़ा कम है। पानी का टेम्परेचर थोड़ा कम होने का मीनिंग यहाँ एयर प्रेशर क्या है, ज्यादा। तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो एयर फ्लो किस साइड में बनेगा, महाद्वीप से महासागर की ओर या महासागर से महाद्वीप की ओर। तो एयर फ्लो बनेगा फ्रॉम ओशियनिक पार्ट टू कॉन्टिनेंटल या लैंड पार्ट। महासागर से महाद्वीपों की ओर हवाएं चलना स्टार्ट होंगी, क्योंकि हवा का नियम हमेशा होता है हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की ओर चलना, उच्च वायुदाब से कम वायुदाब की ओर चलना। तो यहां से विंड फ्लो बनना स्टार्ट होता है राजस्थान की ओर, अरब सागर की ओर से, क्योंकि इस साइड में डेजर्ट वाले एरिया है, ये लोअर प्रेशर एरिया होता है। तो इस लोअर प्रेशर एरिया की और हाई एयर प्रेशर से इस साइड से विंड जाएंगे। तो इस समुद्र से विंड्स जो जा रही हैं उसमें क्या रहेगी, ह्यूमिडिटी रहेगी, इसमें आर्द्रता रहेगी। अब ये आर्द्रता वाली हवाएं जैसे पश्चिमी राजस्थान में पहुंचती हैं स्पीड के साथ, तो वहां से डस्ट को उठाना स्टार्ट कर देती हैं, धूल ऐड होना स्टार्ट हो जाएगी पश्चिमी राजस्थान में इनसे। लेकिन इसमें ह्यूमिडिटी मार्च से जून के बीच में इतनी ज्यादा नहीं होती। जून तक टेम्परेचर अधिकतम हो जाते हैं, तब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तब बारिश भी होना पॉसिबल है। लेकिन मार्च से और जून के बीच में जो हवाएं चलती हैं उसमें ह्यूमिडिटी कम रहती है। तो कभी कभार वो ह्यूमिडिटी ज्यादा बढ़ जाती है, उस दिन आंधी के साथ बारिश भी आ जाती है अपने 10-15-20 मिनट। और सामान्यतः आंधियों के साथ ह्यूमिडिटी कम ही रहती है। तो इनसे कभी कभार आंधी के साथ ही कोई 1-2 मिनट या हो सकता है कि 2-4 छींटे गिर गए तो ठीक है, अदरवाइज इसमें बारिश जनरली नहीं होती। तो इनको धूल भरी हवाएं और साथ में आर्द्रता युक्त शब्द इसलिए यूज किया है क्योंकि समुद्र की ओर से हवाएं आ रही हैं, और ओसेनिक पार्ट या सी पार्ट से आने वाली हवाएं हमेशा हमेशा कैसे होंगी, ह्यूमिड। इस कारण धूल भरी और आर्द्रता युक्त हवाओं को ग्रीष्म ऋतु में क्या बोला जाता है, आंधी। और आंधी आने के बाद हमेशा टेम्परेचर डाउन होता है, जबकि लू का इफेक्ट जब बढ़ता है तो लू के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है। तो दोनों घटनाएं अपोजिट होती हैं। एक घटना ग्रीष्म ऋतु में समर सीजन में टेम्परेचर को इंक्रीज करती है लू, और दूसरी जो आंधी है, जैसे कई बार हम देखते हैं ना कि आंधी आने के बाद में अगले दिन का जो मौसम है वो पूरे दिन जैसे बारिश नहीं हुई, तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो पूरे मौसम में छाए हुए रहते हैं। तो अपने को लगता है कि काश बारिश भी आ जाती तो ये धूल नीचे बैठ जाती। तो वो धूल कई बार वो डस्ट है वो 2-3 दिन बाद जाके धीरे धीरे नीचे बैठती है। लेकिन अगले 2-3 दिन जो है वो धीरे धीरे ठंडे होंगे। अब ठंडे क्यों होंगे, क्योंकि अपने एटमॉस्फेयर में मुख्यतः डस्ट पार्टिकल्स और थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी आ गई है जो टेम्परेचर को ऑब्जर्व कर लेंगे, सतह तक, सरफेस तक उस टेम्परेचर को नहीं आने देते। तो आंधी आने के बाद लगभग 5 से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। जब भी लू चलती है तो टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। तो ग्रीष्म ऋतु की वह घटना जो तापमान को बढ़ा दे वो लू, और ग्रीष्म ऋतु की वो घटना जो तापमान को कम करती है वो आंधी। आंधियों का जो इफेक्ट है वो मुख्यतः इस साइड में जैसलमेर से डस्ट उठने के बाद ये ऊपर की ओर जाती है श्री गंगानगर की ओर। श्री गंगानगर में कहा जाता है कि लगभग 3-4 महीने के समय में, लगभग 90-100 डेज के आसपास है, उस समय में लगभग 27 दिन तक आंधियां आती है। ये एक एवरेज बताया गया मेट्योरोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा कि गर्मियों के अंदर लगभग 27 दिन अधिकतम दिनों तक जो आंधियां चलती है गंगानगर में मानी जाती है। अब कोई गंगानगर का और अगले बार काउंट करने बैठा हो सर 35 दिन आई है, तो इसका मीनिंग है किसी साल 35 आती है, कभी 20 आती है, कभी 17 आती है, कभी 40 आती है। वो एक एवरेज क्या है उनका, तो ये एवरेज 27 दिन है। तो ये तो फिक्स ही नहीं हो सकता ना कि आंधी हर साल पूरी काउंट करके भेजेगा ईश्वर कि भाई इस दिन 3 चली गई हैं, 5 दिन मत जाना। अब अगले 2 दिन बाद में कंटिन्यूस 2 आंधी आ गई, फिर के अगले अब 3-4 दिन मत जाना। तो इस तरीके से आंधियां नहीं चलती। आंधियां तो एयर प्रेशर का नियम काम करता है। जैसे ही हमारे यहाँ का धरातल का टेम्परेचर अधिक हो गया और हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ गई, एयर, तो एयर ऊपर जब उठती है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हवाओं का संवहनीय प्रवाह। इसका मीनिंग है कन्वेंशन फ्लो ऑफ एयर। तो हवाओं का जो कन्वेंशन फ्लो होता है उसको क्या कहा जाता है, संवहनीय प्रवाह। इसके कारण आंधी आती। और जब हवाएं गर्म होकर फैलना स्टार्ट करती हैं उसके कारण लू चलती, तो उसमें होता है एडवेक्शन, और इसके अंदर कारण कॉन्वेक्शन करंट या संवहनीय धाराओं को कारण माना जाता है। तो दोनों में अलग अलग रीजन होते हैं। एक में हवा गर्म होकर फैलेगी जो अपने को महसूस होगी, वो एडवेक्शन होगा, अभिवहन। और एक में हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी तो सतह पे एयर प्रेशर कम हो जाएगा। इस कारण अपना जो ओसेनिक पार्ट है उधर से विंड फ्लो बनेगा। फिर तो हवाओं के एयर प्रेशर के कम होने का मीनिंग हवा का प्रभाव यहाँ कम हो गया है, क्योंकि हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ चुकी है। तो एयर प्रेशर अगर कम हो गया तो समुद्र की ओर से विंड फ्लो बनना स्टार्ट होता है फिर, तो जो इस एयर प्रेशर की पूर्ति करता है।
तो वो आर्द्रता के साथ आता है, पश्चिमी राजस्थान से आते आते धूल को उठा लेता है। तो ये आर्द्रता और धूल भरी हवाओं को हम क्या बोलते हैं? आंधी। आंधियों की जो डायरेक्शन है वो राजस्थान में जनरली होती है वेस्ट टू ईस्ट की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। हमारे पूर्व की ओर से आंधियां नहीं आती, पूर्व में तो आंधी जगह ही है, बस दौसा की ओर जाते हैं तब। अपने चलते हैं जयपुर से दौसा की ओर, एक स्थान का नाम क्या है? आंधी। सुनने के लिए कहा था, इस पे चर्चा करने के लिए नहीं कहा था। ये बबूला, बबूला जैसे मैंने आपको बताया था किसी भी स्थान विशेष पे आ सकता है। स्थान विशेष यानी ओपन एरिया होना चाहिए। आप ये कहो सर बेसमेंट में भी आ सकता है, वहां यहाँ नहीं आएगा। आता क्यों है, कारण क्या है? जैसे ये एक जगह है, ओपन एरिया है, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर इस प्रकार की चट्टानें हैं जो टेम्परेचर को ज्यादा ऑब्जर्व करती। तो यहाँ अचानक इस पॉइंट पे टेम्परेचर हाई हो गया और एयर प्रेशर यहाँ क्या हो गया? लो। जबकि इसी पॉइंट से 10-15 मीटर के गैप के ऊपर, तो 10-15 मीटर ज्यादा ज्यादा नहीं होता है। तो अपन यहाँ है इस कमरे की, वो दूसरी दीवार भी 15 मीटर से ज्यादा है। तो इसका मीनिंग है कि इतनी डिस्टेंस के ऊपर यहाँ की तुलना में थोड़ा टेम्परेचर, यहाँ थोड़ा टेम्परेचर कम है और एयर प्रेशर थोड़ा ज्यादा है। इसके चारों ओर पॉइंट, ये एक सेंटर पॉइंट पे है और इसके चारों ओर ऐसा है कि वहां पे टेम्परेचर थोड़े कम और एयर प्रेशर थोड़े ज्यादा है। तो हवा हमेशा हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की ओर चलती है। तो इन स्थानों पे हवा बाहर से और केंद्र की ओर चलने लग जाती है इस तरीके से, चक्रवातीय रूप में। यानी गर्मियों में इस तरीके से हवाएं घूमती हुई दिखाई देती हैं अपने को, इसको हम कहते हैं बबूला। लेकिन इस हवा की जो डायरेक्शन होगी वो रहेगी सरकमफेरेंस पार्ट टू सेंटर पार्ट, परिधि वाले क्षेत्र से केंद्र की ओर। हवाओं का अंदर आना साइक्लोन कहलाता है और अंदर से बाहर चलना एंटी साइक्लोन, प्रति चक्रवात। तो इसका मीनिंग है किसी स्थान विशेष पे या किसी स्थान के सेंटर पार्ट में लो एयर प्रेशर, जबकि परिधि क्षेत्र में विपरीत वायु दाब, अपोजिट एयर प्रेशर। तो सेंटर में अगर लो एयर प्रेशर है तो परिधि में हाई एयर प्रेशर, तो उसमें हवाएं अंदर की ओर आती हैं मुख्यतः साइक्लोनिक कंडीशन में। तो हवाओं के साथ धूल भी उड़ती है फिर। तो धूल भरी और चक्रवाती हवाओं को यानी डस्टी एंड साइक्लोनिक विंड्स इज नोन एज बबूला। तो जो धूल भरी हवाएं होती हैं और चक्रवातीय रूप में घूमती हुई दिखाई देती हैं उनको बबूला कहा जाता है। और जो धूल भरी और आर्द्रता युक्त हवाएं होती हैं उनको आंधी। तो इसमें ह्यूमिडिटी ऐड होता है। और जो गर्म हवाएं हों और साथ में शुष्क हवाएं हों, यानी जिनके द्वारा बारिश होना पॉसिबल नहीं है, तो इसका मीनिंग ऐसी गर्म और सूखी हवाओं को ग्रीष्म ऋतु में हम क्या बोलते हैं? लू। तो तीनों की डेफिनेशन तो इजी है कि क्योंकि जनरली ये घटनाएं अपनी देखी हुई है लगभग राजस्थान में सारी, कि लू चलती है तो लू का मीनिंग होता है जो हॉट विंड्स होती है उसको कहते हैं। बाकी हॉट विंड्स किसी में यूज नहीं होगा, तो इसका यूनिक वर्ड अपने आप में ये रहेगा। मुख्यतः जब धूल हो, धूल के साथ थोड़ी बहुत नमी साथ में आए, तो धूल और नमी या आर्द्रता युक्त हवाओं को राजस्थान में क्या कहा जाता है? आंधियां। और जब धूल आपको चक्रवातीय रूप में घूमते हुए रूप में साइक्लोनिक टाइप में उड़ती हुई दिखाई देगी, डस्ट, तो उसको हम कहेंगे डस्ट साइक्लोन या सैंड साइक्लोन, धूल के चक्रवात। तो धूल के चक्रवात राजस्थान लोकल लैंग्वेज में क्या कहलाते हैं? बबूल्या। इनका इफेक्ट बीकानेर की ओर अधिक होता है, इनका इफेक्ट गंगानगर की ओर अधिक, और इनका बाड़मेर। ये तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे ऊपर नीचे वाले जिले हैं, ये तो नीचे वाला बाड़मेर और ये इंटरनेशनल बॉर्डर पे ऊपर वाला श्री गंगानगर, और ये इन दोनों के बीच में बीकानेर। क्योंकि गंगानगर से आप चलते हो तो गंगानगर के जस्ट नीचे अनूपगढ़, अनूपगढ़ के बाद में बीकानेर, के बाद में सबसे नीचे। तो अपने जो 5 जिले हैं उसमें ऊपर की तरफ है इंटरनेशनल बॉर्डर पे गंगानगर, नीचे की ओर इधर बाड़मेर, और इनके बीच में कौन है? बीकानेर। तो ये 3 प्रमुख घटनाएं हैं जिसमें जो अपना लू वाला जो पार्ट है वो तो प्रभावित करेगा बाड़मेर को, आंधी वाला श्री गंगानगर को, और बीकानेर वाला, सॉरी बबूला वाला है बीकानेर को। तो इसमें अपर वाले डिस्ट्रिक्ट को, नीचे वाले डिस्ट्रिक्ट और मिड वाले डिस्ट्रिक्ट को, 3 को टारगेट करना है। आंधी में ऊपर वाला, लू में नीचे वाला, और जो बबूला है उसका इफेक्ट बीकानेर की ओर अधिक होता है। यानी मौसम विभाग ने डेटा में अपने इन डिस्ट्रिक्ट को इंडिकेट किया हुआ है, तो अपने को वो लिखने होते हैं। अब जरूरी नहीं कि बबूला हमेशा बीकानेर में ज्यादा, हो सकता है चूरू में ज्यादा आ जाए किसी साल, लेकिन एवरेज जो है वो देखा जाता है कि बीकानेर की ओर अधिक रहते हैं। तो जरूरी थोड़ा ना कि राजस्थान में गर्मियों में हमेशा गर्म जिला चूरू ही हो। जैसे हमारे रिकॉर्ड में आता है ना कि राजस्थान का सबसे गर्म जिला ग्रीष्म ऋतु में चूरू होता है, तो जरूरी नहीं होता कि हर साल चूरू ही हो। कई बार अलवर गर्म होता है, कई बार जैसलमेर गर्म होता है, कई बार बाड़मेर गर्म होता है। ये अलग अलग डेटाज आते हैं।
तय होता है कि वहाँ की जो मौसमी कंडीशन है, वेदर कंडीशन है, वो कैसे रही है उस दिन, वहाँ पे कितनी ह्यूमिडिटी रही है, कितना विंड फ्लो रहा है, सारी चीजों पे डिपेंड करता है। सनलाइट कैसे रही है, आंधियां कितनी आई हैं, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। कि अगर एक जिले में बार बार आंधी आ रही है तो इसका मीनिंग है उसमें बार बार डस्ट आ रही है एटमोस्फेयर में, तो वो डस्ट क्या करती है, सरफेस तक टेम्परेचर को नहीं आने देती। जैसे गंगानगर में आंधियां अधिक आती हैं, तो इसका मीनिंग है गंगानगर को एक तो आंधियां बहुत अधिक गर्म नहीं होने देती, आंधियों के कारण भी टेम्परेचर डाउन होते हैं अपने। अब आंधियां, जो जनरली कई बार कई स्टूडेंट पूछते हैं, सर आंधियों को इनको काली पीली आंधियां क्यों कहते हैं? तो जब भी आंधी आती है तो विजिबिलिटी कम हो जाती है, भाई डस्ट पार्टिकल्स आते हैं ना अपने, तो पश्चिमी राजस्थान की जो मिट्टी होती है वो सामान्यतः पीले रंग की होती है, जैसलमेर और इस साइड की। तो इस कारण जो डस्ट उड़ के आएगी वो सामान्यतः किस प्रकार की आती है, पीली। और जैसे ही जो आंधी आना स्टार्ट होती है तो विजिबिलिटी या अंधेरा सा हो जाता है एक बार, इस कारण उस कंडीशन को हम कहते हैं काली। तो इस कारण आंधियों का नाम क्या होता है, काली पीली आंधी। तो एक तो विजिबिलिटी के आधार पे और एक मिट्टी के कण के आधार पे इनको काली पीली आंधियां भी बोलते हैं, अपने लोकल में बोलते हैं उनको, ज्योग्राफी में तो नहीं लिखेंगे काली पीली आंधियां। तो इसमें जो पहली पहली जो डेफिनेशन अपने को देनी है वो कौन सी है, लू। तो लू के बारे में लिखिएगा। पहले तो ऋतु वाली कंडीशन लिखनी है, कौन सी ऋतु की घटना है ये, ग्रीष्म ऋतु की। तो ग्रीष्म ऋतु में कंडीशन क्या रहेगी, गर्म एवं शुष्क हवाओं को। हॉट एंड एरिड विंड्स या ड्राई विंड्स ऑफ समर सीजन। ऋतु वाली कंडीशन जरूर लिखना, गर्म हवाएं ऐसे तो कई प्रकार की होती हैं। ग्रीष्म ऋतु में गर्म एवं शुष्क हवाओं को, हॉट एंड एरिड विंड्स ऑफ समर सीजन इज नोन एज लू या इज कॉल्ड लू। ग्रीष्म ऋतु की गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। हॉट एंड एरिड या ड्राई विंड्स ऑफ समर सीजन इज नोन एज लू। ग्रीष्म ऋतु की गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। यानी गर्म के साथ ये ड्राई भी होती है, बारिश नहीं करवाती है। इनका चलने का कारण क्या है, तो चलने का कारण है टेम्परेचर बढ़ता है तो हवाएं गर्म होकर पहले फैलना स्टार्ट करती हैं, फिर ऊपर उठना स्टार्ट करती हैं। तो ये फैलने वाली कंडीशन होती है जो अपने को महसूस होती है। तो इसको कहा जाएगा, कारण में लिखेगा, हवाओं का अभिवन्य प्रवाह। अभिवन को हिंदी में जनरली अपन क्षैतिज बोलते हैं, क्षैतिज प्रवाह। लेकिन ये टर्म्स नहीं आएगी एग्जाम में, ये वाली आएगी ज्योग्राफिकल, अभिवन्य प्रवाह। अभिवन्य प्रवाह इसको कहा जाता है, किसी एक पॉइंट से दोनों ओर इस तरीके से फैलना। तो इसमें लिखेगा एडवेक्शन फ्लो, एडवेक्शन फ्लो ऑफ एयर या विंड्स, हवाओं का या पवन का अभिवन्य प्रवाह। तो इसमें एक कीवर्ड अभिवन वाला पूछते हैं, ये ध्यान रखना है, इस शब्द को अंडरलाइन कर दीजिए, एडवेक्शन फ्लो। ब्रैकेट में जो हॉरिजॉन्टल फ्लो है, क्षैतिज प्रवाह, और दोनों तरफ एरो कर दीजिए, एक पॉइंट से इस तरीके से फैलना और गर्म होकर लंबवत रूप से ऊपर उठना, वह कन्वेक्शन फ्लो में आएगा, यानी सवनीय प्रवाह में आएगा। प्रभावित क्षेत्र, तो इसमें प्रभावित क्षेत्र या अफेक्टेड रीजन में लिखेगा उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, नदर्न वेस्टर्न राजस्थान या नदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, ब्रैकेट में लिख देना आगे सर्वाधिक बाड़मेर।
अफेक्टेड रीजन, प्रभावी क्षेत्र, प्रभावी क्षेत्र में ब्रैकेट में आगे लिखो सर्वाधिक बाड़मेर, सर्वाधिक बाड़मेर, मैक्सिमम बाड़मेर। तो एरिया पूछा तब तो है राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी भाग डेजर्ट एरिया, और अगर कोई स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया उसमें से तब आंसर रहेगा बाड़मेर। जैसा कि अभी आपको बताया कि लू का जो इफेक्ट है वो जनरली ये होता है कि अपने यहाँ गर्मियों का जो टेम्परेचर होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है लू के बाद। जैसे मार्च में गर्मियां स्टार्ट होती हैं उसके साथ लू का प्रभाव इतना नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे जून की ओर अपन बढ़ेंगे, अप्रैल मई जून, वैसे वैसे लू का इफेक्ट बढ़ता जाता है। तो लू ग्रीष्म ऋतु की वह घटना मानी जाती है जो टेम्परेचर को क्या करती है, इंक्रीज करती है, बढ़ाती है। तो नोट में लिखिएगा, ग्रीष्म ऋतु की वह घटना, that phenomena of summer season which increase the temperature is loo, that phenomena of summer season which increase the temperature is loo, ग्रीष्म ऋतु की वह घटना जो तापमान को बढ़ाती है, that phenomena of summer season which increase the temperature is loo, ग्रीष्म ऋतु की वह घटना जो तापमान को बढ़ाती है, जो तापमान को बढ़ाती है, आगे डैश करके इसमें लिख दीजिए लो। और ग्रीष्म ऋतु की वह घटना जो तापमान को कम करती है वो होती है आंधी। तो अगला हेडिंग डालिएगा आंधी। आंधियों का मीनिंग या अर्थ क्या है, इनके चलने का मुख्य कारण या क्या कॉज, प्रभावी क्षेत्र कौन सा है। तो आंधियों का चलने का जो मुख्य कारण है, जैसा कि आपको बताया भी था मैंने, ये अरेबियन सी वाला समुद्र वाला हिस्सा है जो लैंड पार्ट के तुलना में जब अपने समर सीजन होता है, गर्मियां होती हैं, तो समुद्रों के तापमान, जल का तापमान इतना जल्दी नहीं बढ़ता है। इसका मीनिंग यहाँ टेम्परेचर कम होता है, एयर प्रेशर क्या होता है, हाई। एरो नीचे होने का मीनिंग है कम और ऊपर होने का मीनिंग है हाई। तो एयर प्रेशर हाई होता है, जबकि अपने यहाँ जो लैंड पार्ट होता है, स्थलीय भाग होते हैं, यहाँ स्थलीय भागों के टेम्परेचर अधिक होते हैं और एयर प्रेशर वैल्यूज क्या होती हैं, वायु दाब कम होता है। तो हवा का प्रेशर हमेशा हाई से लो एयर प्रेशर की ओर होगा। तो हवाएं इस साइड से चलना स्टार्ट होती हैं समुद्र की ओर से। तो इनका जो इफेक्ट है, समुद्र की ओर से चलने वाली हवाएं, इनके साथ क्या उपस्थित होगी, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। लेकिन जैसे ये डेजर्ट की ओर पहुंचती हैं ये हवाएं, तो हवाओं के प्रेशर के साथ मिट्टी उठना स्टार्ट होती है। तो आर्द्रता के साथ बाद में इसके साथ क्या ऐड होगी, धूल, डस्ट ऐड होगी इसके साथ। तो इसका मीनिंग आंधियां क्या होती हैं, तो ग्रीष्म ऋतु की आर्द्रता एवं धूल भरी हवाओं को क्या कहा जाता है, आंधी कहा जाता है। तो आंधी में डस्ट आती है तो अपने को पता है, लेकिन ह्यूमिडिटी भी होती है, क्योंकि ये हवा का जो फ्लो है समुद्र की ओर से आता है। और जब पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता होती है तब तो वर्षा हो जाएगी, और जब लेस ह्यूमिडिटी, आर्द्रता कम हो तो वर्षा नहीं होगी, सिर्फ फिर डस्ट डस्ट अधिक आएगी, फिर ह्यूमिडिटी कम आ रही है। तो कई बार हम देखते हैं आंधी बारिश करवा देती हैं 2 4 5 मिनट, और कई बार नहीं होती इसका मीनिंग आर्द्रता कम है। और कुछ एरिया में कई बार हो जाती है, इसका मीनिंग वहाँ का जो क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, भाई आप किस जगह हो, उसके ह्यूमिडिटी अलग अलग होती है। जैसे कई बार अपने खेत में फव्वारे चल रहे होते हैं तो अपने खेत वाले एरिया में ह्यूमिडिटी अधिक है, आप गांव में आओ तो गांव के अंदर आपको ह्यूमिडिटी कम मिलेगी। तो अलग अलग एरिया में ह्यूमिडिटी अलग होती है। तो जैसे कई बार आंधी जयपुर में आई और जयपुर के कुछ एरिया में बारिश हो गई, कुछ में नहीं हुई, और फिर एक दूसरे को फोन करते हैं ना कई बार
कि हमारे इधर तो आज आंधी आई और आंधी के साथ बारिश और आ गई। अच्छा, तुम्हारे यहाँ आई, हमारे यहाँ तो सिर्फ आंधी आंधी आई, यानी सिर्फ धूल धूल ही आई, बारिश नहीं हुई। तो इसका मीनिंग है वो वहाँ की लोकेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ की ह्यूमिडिटी कैसी थी। तो आने वाली ह्यूमिडिटी अगर कम हो और एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ठीक ठाक हो पहले से, तो दोनों ऐड करके फिर बारिश हो सकती है। और सिर्फ आने वाली ह्यूमिडिटी के ऊपर ही डिपेंड हो तो गर्मियों में ह्यूमिडिटी, मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में ह्यूमिडिटी इतनी अधिक नहीं होती। ग्रीष्म ऋतु के लास्ट में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है जून के अंदर, और उसके बाद में जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, वर्षा होना स्टार्ट होते हैं, तब हम ऋतु चेंज मान लेते हैं। फिर मानते हैं हम रेनी सीजन। ग्रीष्म ऋतु की बात लिखा ना, वर्षा ऋतु। तो इसमें कारण ये होता है कि विंड फ्लो इस साइड से चलता है। और डेफिनेशन वही रहेगी कंडीशन, ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी और आर्द्रता युक्त हवाओं को आंधी कहा जाता है। डस्टी एंड ह्यूमिड विंड्स ऑफ समर सीजन। ग्रीष्म ऋतु की धूल भरी और आर्द्रता युक्त हवाओं को, चाहे आर्द्रता पहले लिख दो, मीनिंग एक ही। ग्रीष्म ऋतु की धूल भरी एवं आर्द्रता युक्त हवाओं को आंधी कहा जाता है। डस्टी एंड ह्यूमिड विंड्स ऑफ समर सीजन आर नोन एज सैंडस्टॉर्म। ग्रीष्म ऋतु के धूल भरी एवं आर्द्रता युक्त हवाओं को, तो इन दोनों कीवर्ड को अंडरलाइन कर देना कि एक तो इसमें डस्ट होती है और दूसरी ह्यूमिडिटी होती है। तो डस्टी एंड ह्यूमिड विंड्स ऑफ समर सीजन आर नोन एज सैंडस्टॉर्म। अब इनके चलने का जो कारण होता है, तो कारण ये इस साइड में इसलिए आई क्योंकि यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ गई हैं। तो हवा अगर ऊपर उठ गई है तो यहाँ एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो। तो कारण है हवाओं का संवहनीय प्रवाह। ये मुख्य कारण। वहां क्या लिखा था, एडवेक्शन, यहाँ लिखना है कन्वेक्शन फ्लो ऑफ एयर, हवाओं का संवहनीय प्रवाह। कारण में लिखना है कन्वेक्शन फ्लो ऑफ एयर या विंड्स हवाओं का संवहनीय प्रवाह। संवहनीय प्रवाह क्या है, ब्रैकेट में लिख सकते हो लंबवत, लंबवत प्रवाह। जो हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है, सॉरी वर्टिकल, इस तरीके से लंबवत रूप में, इसको कहा जाता है हवाएं गर्म होकर जब ऊपर उठती हैं। ये 2018 आरएस प्रीलिम्स में भी पूछा गया था कि राजस्थान में आंधी आने का मुख्य कारण क्या है, तो हवाओं का गर्म होकर सामान्य रूप से ऊपर उठना। इसका मीनिंग ये वाला देते हैं इसमें, कन्वेक्शन फ्लो ऑफ एयर, हवाओं का संवहनीय प्रवाह। तो ये कीवर्ड ये याद रखना आपको। ज्योग्राफिकल टर्म्स में यही यूज होता है, ये शब्द यूज नहीं होंगे। ये समझाने के लिए सिर्फ लंबवत ऊपर की तरफ, बाकी अपने को मेन यही लिखना है। प्रभावी क्षेत्र, तो प्रभावित क्षेत्र इसमें मुख्यतः वैसे उत्तरी राजस्थान सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि गंगानगर उत्तरी राजस्थान ही है। राजस्थान में लिखवाया था ना सबसे उत्तरी जिला गंगानगर, तो इसमें प्रभावित क्षेत्र में लिखे अफेक्टेड रीजन है, कौन सा है, उत्तरी राजस्थान सर्वाधिक प्रभावित। नदन राजस्थान प्रभावित क्षेत्र में लिख दो, नदन राजस्थान, ब्रैकेट में लिख दीजिए सर्वाधिक श्री गंगानगर, मैक्सिमम श्री गंगानगर या मोस्टली अफेक्टेड श्री गंगानगर, ब्रैकेट में आगे इसमें डेज लिख दीजिए, दिन कितने हैं आंधियों के, 27, 27 डेज, 27 दिन। बाई चांस से फैक्चुअली पूछ लिया जाए या कोई स्टेटमेंट दिया जाए कि गंगानगर में आंधियां सर्वाधिक आती हैं, दूसरा कि गंगानगर में हर ग्रीष्म ऋतु में औसतन 27 दिन आंधियां चलती हैं, तो 27 डेज आंधियां चलती हैं, ये स्टेटमेंट ठीक है। अब आंधियों का जो थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आंधियों के आने के कारण मुख्यतः जो अपना एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है वो थोड़ा क्या होता है, कम होता है। 5 से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाते हैं।
तो ये जब तक ज्योग्राफी नहीं पढ़ा हुआ होता है या ये चीजें नहीं समझी हुई होती, तब न्यूज में इन खबरों की ओर अपना ध्यान भी नहीं जाता। जो चीजें आपको समझ में आती हैं, जैसे न्यूज़पेपर में आप पढ़ रहे हो, तो कोई एक लाइन ऐसी होती है, आप 10 लाइनें पढ़ते हो जिसमें से 2 बातें अपने को पता है। तो जो भी चीज अपने को पता होती है उस खबर से अपन उसको कनेक्ट करते हैं अपने आप को। और जिन खबरों से अपना कोई लेना देना ही समझ में नहीं आ रही, वहां पे अपन उस लाइन को, हेडिंग को पढ़ते हुए निकल जाते हैं। तो जैसे अब ग्रीष्म ऋतु आएंगे और फिर आप अखबार या न्यूज़पेपर में पढ़ोगे कि पश्चिमी राजस्थान में कल की आंधी के बाद टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, फिर बाद में उस न्यूज को पढ़ने में भी मजा आएगा कि अच्छा ये आंधी कहाँ से आई। तो ये तो हमने भी पढ़ा था कि ज्योग्राफी में पढ़ लोगे तो धीरे धीरे उन चीजों से अपने आप को कनेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे आप। अदरवाइज अब जैसे न्यूज़पेपर में कभी लिखा हुआ रहा होगा फतेहपुर का टेम्परेचर माइनस में चला गया होगा, तो अपन अपनी कैप निकाल लेंगे, मंकी कैप निकाल लेंगे, और नहीं तो 2 मफलर और निकाल लेंगे। कैप का टाइप है मंकी कैप। तो इसमें लिखेगा, नोट में लिख दो लास्ट में, प्रभावी क्षेत्र के बाद। ग्रीष्म ऋतु की वह घटना जो तापमान को कम करती है, आगे डेस करके आंधी। दैट फिनोमिना ऑफ समर सीजन विच डिक्रीज द टेम्परेचर इज सैंड स्नो। दैट फिनोमिना ऑफ समर सीजन विच डिक्रीज द टेम्परेचर इज सैंड स्नो। ग्रीष्म ऋतु की वह घटना जो तापमान को कम करती है। तो तापमान को कम यहाँ तक अंडरलाइन कर दीजिए, और जो तापमान को अधिक करे वो लू होती। हाँ जी सर, राजस्थान में थारमोस्टल में द्रव्यवती नदी की घाटी में किस प्रकार के बालू का टीले पाए जाते हैं? तो जिसने क्वेश्चन पूछा है उनके शायद मेरे हिसाब से तारानुमा आ रहे होंगे, जबकि मैंने आपको कौन से बताए थे, अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल जो रिवर वैलीज हैं। तो ये दृश्यवती जो रिवर है ये अपने सरस्वती का ही प्राचीन नाम है, यानी सरस्वती का ही एक प्राचीन नाम और भी है। जब रिवर्स पढ़ेंगे तो उसके सारे नाम आएंगे। उसी कोई डेड रिवर कहते हैं, उसी कोई सोता रिवर कहते हैं, उसी कोई नट रिवर कहा जाता है, उसी कोई प्रेजेंट में घग्गर कहा जाता है। तो मैंने कहा था जब नदियां आती हैं, जब जनरली लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य बालू का इस तो भी आंसर लेना होता है। बबाई हिल्स और बाबाई हिल्स एक ही हैं क्या? बताया हुआ है। हालांकि अभी जिसने लिख के पूछा है उसने पूछा है बबाई और बाबई। बाबई नहीं, बाबाई। बाई में तो छेड़खानी करनी ही नहीं है यहाँ, ये तो एज इट इज रहेगा। चेंज इसको करना है बबाई और बाबाई, तो बाबा जयपुर और बबाई झुंझुनू। सर, जेट स्ट्रीम जलवायु को कैसे प्रभावित करती है? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को तो ये पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास ऑप्शन होता है कि वापस बता, रिपीट कर। स्क्रॉल करो और पीछे ले जाओ वापस। उसमें मैंने आपको बताया था सर्दियों में अपने मावट आती है, वो माउंट जेट स्ट्रीम के कारण आती है। तो विंटर के अंदर उन विंड्स के द्वारा, बाकी आपके इंडियन ज्योग्राफी में एक थ्योरी आएगी पूरी, जेट स्ट्रीम मानसून की थ्योरी है, तो आप वहां डिटेल में पढ़ोगे। तापमान वृद्धि होने पर अपने आप कम क्यों हो जाता है? मेरे को ये बताओ, अपने आप बढ़ क्यों जाता है? मैथ्स की क्लास हो गई आपकी? तो कृष्णा सर से वो एक जोक सुना होगा आपने कि भाई इस दीपक के अंदर ये लो कहां से आई? नहीं सुना? क्या बात कर रहे हो? भाई कृष्णा सर जनरली एक
चुटकुला सुनाते हैं। उसके अंदर एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी होता है कि बड़ा ही थोड़ा सा यूं लिचर टाइप होता है, जो मास्टरों की बात बिल्कुल नहीं मानता। तो मैथ्स वाले कोई टीचर स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि माना कि तुम्हारे पास 2 सेब हैं। तो बार बार खड़े हो रहा कि सर है ही नहीं, कैसे माना। भाई मान लो एक बार कि तुम्हारे पास 2 सेब हैं। तो टीचर्स भी उसको कह कह के परेशान हो जाते हैं कि ये दो दो तो मानूं मैं, है नहीं, उसके बाद में क्यों मानूं। तो इस तरीके से वो स्टूडेंट जैसे अपने घर पे जाते हैं, स्कूल में कुछ घटनाएं होती हैं वो मेरे को ध्यान नहीं है, तो घर पे जाते हैं तो घर वाले उसको ये कहते हैं कि जा एक बार तू यूं कर दीपक जला के आ जा। तो वो स्कूल का पक्का हुआ रहता है पूरा, तो वो एक लो लेके और मंदिर में दीपक लेके जाता है। तो उसको बीच में एक साधु मिलता है, तो दिन भर वो ज्ञान देते देते स्कूल के मास्टरों ने उसको पका रखा है। अब वो साधु कहता है कि बेटा इधर आना। साधु को पूरे दिन से कोई नहीं मिला कि इधर आना बेटा, तेरे को पता है कि दीपक में ये जो लो है ये कैसे आई। उसने फूक मार के बुझाया कि बता गई कहाँ। तो आया वो छोड़। तो जिस महान व्यक्ति ने पूछा है ना, कहाँ गया है, मिल ही नहीं रहा, कहाँ, इस इधर रख दी क्या मैंने। ये वाले कि तापमान में वृद्धि होने पर अपने आप कम क्यों हो जाता है, तो फिर बाद में बढ़ता क्यों है। मीनिंग है कि पृथ्वी अपने एक्सिस पॉइंट पे रोटेशन करती है। रोटेशन करने से एक समय ऐसा होता है कि वो सूर्य के सामने आती है उस समय टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जिस समय सूर्य के सामने नहीं होती है, शाम होती है, तो उस समय टेम्परेचर कम हो जाता है। देखो ऐसे तो इन चीजों के कभी कोई आंसर हो ही नहीं सकते। अब आप ये पूछो कि पृथ्वी घूमती क्यों है। अब जैसे कई प्लेनेट होते हैं, जैसे कि शुक्र ग्रह के बारे में और एक अरुण ग्रह के बारे में कहा जाता है कि वो अपोजिट घूमते हैं। हमारी पृथ्वी घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, तो इसका मीनिंग अपने को पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी, तो इसका मीनिंग है इसका जो वेस्ट पार्ट है वो सामने आएगा, पूर्व सूर्य के सामने है। धीरे धीरे वेस्ट सामने आएगा तो अपने को सनराइज किधर मिलता है, ईस्ट की ओर। धीरे धीरे ये पश्चिम की ओर बढ़ता है, तो ईस्ट वाला भाग है वहां सूर्यास्त हो जाएगा और वेस्ट की ओर सूर्योदय होगा। जबकि शुक्र ग्रह और अपना जो अरुण ग्रह, ये दो ऐसे प्लेनेट हैं जिन पे सूर्योदय पश्चिम से होता है और सूर्यास्त पूर्व में होता है। तो इसका मीनिंग है उन ग्रहों की स्थिति के अकॉर्डिंग, उनके रोटेशन के अकॉर्डिंग। फिर ये सोचने लग जाओ कि रोटेशन क्यों करते हैं, तो इसका मीनिंग है इनके पीछे फिजिक्स और उनकी थ्योरीज, उनके नियम काम करते हैं। तो साइंटिफिक रीजन होते हैं जो जनरल ज्योग्राफी में अपने इंडिकेट नहीं होते। भाई वो रोटेशन नहीं करते तो उनके पास ग्रेविटी फोर्स नहीं होगा। ग्रेविटी फोर्स नहीं होगा तो इसका मीनिंग है वो मैट्री नहीं बन पाएगा। जिसके पास अपना अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, इसका मीनिंग वो मैट्री नहीं बन सकता, वो बिखर जाएगा। फिर भाई पृथ्वी क्यों रुकी हुई है, पृथ्वी क्योंकि उसके पास एक गति है, स्पीड है। जब पृथ्वी की स्पीड अगर रुक जाएगी तो उसका ग्रेविटी फोर्स हो जाएगा जीरो, और जीरो ग्रेविटी फोर्स होते ही अपन हवा में उड़ेंगे। फिर अपन खत्म, एटमोस्फेयर ही खत्म है। फिर क्या सोच रहे हो, फिर तो बढ़िया है। ये देखो आपके बैच में तो स्टूडेंट मैं मानता हूँ बहुत ठीक बैठे हो आप लोग, वरना कई बार तो स्थिति ये होती है, मैं ये कहता हूँ कि पर्वतों पे ऊपर की ओर जाने पर ह्यूमिडिटी और आर्द्रता धीरे धीरे कम होती है, और आर्द्रता क्या करती है, टेम्परेचर को ऑब्जर्व करती है, होल्डिंग करती है। तो ह्यूमिडिटी मुख्यतः नीचे वाले एरिया में ज्यादा होती है। तो ह्यूमिडिटी जहाँ अधिक होती है, सामान्य तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि ह्यूमिडिटी अधिक होने के कारण उसमें टेम्परेचर भी अधिक होता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी टेम्परेचर को ऑब्जर्व करती है। पर्वतों पर हाइट पर जाने पर, जैसे जैसे आप हाइट पर, ये एच ह्यूमिडिटी के लिए है, आर्द्रता के लिए। पर्वतों पर आप ऊंचाई या हाइट पर जाते हो, हाइट पर जाने पर ह्यूमिडिटी कम होती है। ह्यूमिडिटी कम होती है तो टेम्परेचर को होल्ड करने वाला कोई पार्ट नहीं होता, तापमान को रोकने वाला।
तो इस कारण ऊंचाई पर जाने के बाद वहां तापमान क्या होंगे, कम होंगे। तो इस थ्योरी को समझ लेते हैं कि ठीक है। फिर अपने घर पे जाके अपने घर में नीचे वाला कमरा ये ठंडा, ऊपर वाला कमरा ये गर्म, और ऊपर वाला कमरा ये सबसे गर्म। मास्टर कह रहा था ऊपर की ओर जाने पर तापमान कम हो रहा है, हमारे तो कमरा उबल रहे हैं। जब ये कमरे, तो ये थ्योरी तुम्हारे कमरे के ऊपर अलाउ नहीं होगी। तुम्हारा कमरा है 20-30 फीट की ऊंचाई के ऊपर, पहाड़ों की तरह 1000 मीटर 2000 मीटर 6000 मीटर के ऊपर नहीं है। तो ये नियम यहाँ 10-20 फीट के ऊपर मत लगाया करो। जैसे कई बार जनरली ये बताया जाता है कि पृथ्वी के सरफेस से और अंदर की ओर जाने पर तापमान बढ़ता है, ऐसा टेम्परेचर बेसमेंट में तो कम होता है। ऊपर वाला जो कमरा है मेरा वो तो उबल रहा होता है, बेसमेंट फिर ठीक है। इसका मीनिंग बेसमेंट तुम्हारा 10 फीट नीचे है, 6000 किलोमीटर नीचे नहीं है। 6000 किलोमीटर पृथ्वी के अंदर का टेम्परेचर उतना ही है जितना सूर्य सरफेस के ऊपर है, 6000 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी का सेंटर के अंदर का तापमान है। लगभग 6371 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। तो पृथ्वी के केंद्र में वही तापमान है जो सूर्य की सतह पर। अब कई आप में से कहेंगे तो बाद में सूर्य की सतह का अध्ययन करने क्यों जा रहे हैं, पृथ्वी को ही खोद के देख लो ना। तो पृथ्वी के अंदर भी ड्रिलिंग पॉसिबल नहीं है इतनी डीप में। अभी तक जो अधिकतम जो डीप में गहराई में जो ड्रिलिंग पॉसिबल है वो 12 किलोमीटर तक। और जब आप और ज्यादा डीप में जाओगे तो इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है कि आप उस प्रेशर के ऊपर कोई भी चीज या मेटल ऐसा नहीं है कि जो मुड़े नहीं। आप चाहे लिक्विड पार्ट में चले जाओ, पानी के अंदर भी चाहे कितना भी कठोर पार्ट आप लेके जाओ, प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो फट जाएगा। वो पनडुब्बी वाला एग्जाम्पल सुना होगा आपने, खूब मजबूत थी वो, काफी अच्छे मेटल और उन मटेरियल से बनी हुई थी, लेकिन उसके बाद में भी एक निश्चित डीप में जाने के बाद वो भी ब्लास्ट हो गई। तो इसका मीनिंग पृथ्वी का प्रेशर बहुत ज्यादा है, प्रेशर को झेल नहीं पाती कोई भी चीज अंदर की ओर जाएगी तो। और पृथ्वी के अंदर की ओर जाने पर जैसे मैग्मा होता है पृथ्वी के अंदर से निकलता है, तो मैग्मा का टेम्परेचर भी लगभग, और ये तो निकलता है लगभग 100 से 200 किलोमीटर नीचे। मैग्मा चैम्बर इतना ही है पृथ्वी के अंदर, 100 से और 200 किलोमीटर के डीप पे, और उसका टेम्परेचर होता है लगभग 800 से 1300 डिग्री सेल्सियस। अब केंद्र में पहुंचोगे तब तक तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा, लगभग अनुमान थे 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जब तक आप यहाँ तक पहुंचोगे 6371 किलोमीटर के डीप पर, पृथ्वी का केंद्र अपन जहाँ बैठे हैं वहां से लगभग 6371 किलोमीटर नीचे है पृथ्वी का सेंटर पॉइंट। अब कहीं होंगे तो इच्छा होती है खोद के सर अमेरिका की ओर निकाल लेते हैं। खेत में 2 फीट की खाई नहीं खोदी जाती, जमीन खोदेंगे। आ जाओ, समझ में आ गए। तो भूगोल सब्जेक्ट है, मजाक नहीं है, मजाक नहीं करें। बताओ कहाँ पे बबुल्या। बबुल्या डस्ट साइक्लोन में कंडीशन कैसी होती है, जैसा कि आपको बताया कि सरफेस या सतह पे किसी भी एक पॉइंट पर टेम्परेचर अचानक बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ चट्टानें ऐसी होती हैं और वहां पे एयर प्रेशर लो हो जाता है। जबकि इस पॉइंट के चारों ओर जहाँ टेम्परेचर थोड़े कम है वहाँ एयर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होगा। तो हवाएं उन क्षेत्रों में बाहर से और अंदर की ओर चलना स्टार्ट हो जाती हैं, सेंटर की ओर। तो इसका मीनिंग है जो बाहरी भाग था ये स्थान का, ये था इसका परिधि क्षेत्र। यह सरकमफेरेंस या परिधि वाला पार्ट जहाँ हाई एयर प्रेशर होता है, और ये होता है इसका सेंटर पॉइंट। तो जो सेंटर पॉइंट है, जो केंद्र है, उस केंद्र के अंदर एयर प्रेशर लो होता है।
तो इसका मीनिंग, इसका चलने का मुख्य कारण ये होता है लोअर प्रेशर इन सेंटर पार्ट वाइल द अपोजिट कंडीशन इन सरकमफेरेंस पार्ट। केंद्र में वायुदाब का कम होना, जबकि परिधि क्षेत्र में इसके विपरीत यानी वायुदाब का अधिक होना। तो हवाएं बाहर से और अंदर की ओर चक्रवातीय रूप में घूमना। साइक्लोन का मीनिंग ये होता है कि विंड्स का आउटर पार्ट से सेंटर पार्ट की ओर चलना, और सेंटर में एयर प्रेशर अधिक हो जाए, हवाएं बाहर की ओर चले, वो एंटी साइक्लोन होता है। तो इसमें हम चक्रवात शब्द यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि हवाएं बाहर से और केंद्र की ओर आती। तो इसमें एक तो मीनिंग क्या होगा, तो जैसे ये हवाएं बाहर से और अंदर की ओर आएंगे तो ये अपने साथ किसको लेकर आती हैं, धूल। तो धूल भरी एवं चक्रवाती हवाएं चलती हैं इसमें, साइक्लोनिक विंड्स होती हैं इसमें। कंडीशन अपनी वही रहेगी ऋतु वाली। तो ग्रीष्म ऋतु की धूल भरी एवं चक्रवाती हवाओं को, तो ये शब्द है, ये इसको यूनिक अलग करेगा। जबकि धूल भरी और आर्द्रता युक्त हवाओं को, जो डस्ट और ह्यूमिडिटी के साथ होती है, वो आंधी होती है, और जो डस्ट और साइक्लोनिक पार्ट की तरह होती हैं घूमते हुए, वो बबूलिया होते हैं। तो इसमें लिखिएगा डस्टी एंड साइक्लोनिक and cyclonic winds of summer season are known as बबूलिया या सैंड साइक्लोन। ग्रीष्म ऋतु की धूल भरी एवं चक्रवातीय हवाओं को बबूलिया कहा जाता है। डस्टी एंड साइक्लोनिक winds of summer season are known as सैंड साइक्लोन या डस्ट साइक्लोन लिख दो, एक ही बात है। धूल के चक्रवात कारण क्या है, तो कारण ये वाला डायग्राम बना के इसमें कारण लिखिएगा। कारण में डायग्राम बना के फिर लिखिएगा किसी स्थान के केंद्र में निम्न वायुदाब जबकि परिधि में उच्च वायुदाब का होना। डायग्राम बनाइए, उसके बाद लिखिए, पहले डायग्राम बना दीजिए। किसी स्थान विशेष के केंद्र में, किसी स्थान विशेष के केंद्र में निम्न वायुदाब जबकि परिधि में उच्च वायुदाब, परिधि में उच्च वायुदाब का होना। लोअर प्रेशर इन सेंटर पार्ट while the opposite condition या while the high air pressure in circumference part at any particular location or site। किसी स्थान विशेष पर केंद्र में वायुदाब कम और परिधि क्षेत्र में वायुदाब अधिक। लोअर प्रेशर इन सेंटर पार्ट while the opposite condition in circumference part at any particular location या site। कोई भी ऐसा स्थान हो सकता है, कोई भी विशेष स्थान जहां ऐसा हो जाए कि टेम्परेचर लो हो सेंटर में और सरकमफेरेंस पार्ट पे, सॉरी, सेंटर में एयर प्रेशर लो हो और सरकमफेरेंस पार्ट में एयर प्रेशर अपोजिट हो यानी अधिक हो। तो हवाओं का जो फ्लो बनेगा वो सरकमफेरेंस से और सेंटर की ओर बनेगा। तो हवाओं का हमेशा बाहर परिधि से केंद्र की ओर चलना हमेशा साइक्लोन कहलाता है। और हवाओं का जैसे फ्लो बनेगा तो उसके साथ डस्ट उठना स्टार्ट होती है। गाँव के अंदर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं कई बार ये सेंटर वाला पार्ट जो लोअर प्रेशर का होता है, इसमें बच्चे क्या है खेलते खेलते अंदर चले जाते हैं, तो अंदर वाले एरिया में इसमें डस्ट तो आती है बाहर से, हवा का प्रेशर कम रहता है इसमें, यानी ऑक्सीजन वगैरह बाकी गैसेज भी कम होती हैं।
तो जिन बच्चों को श्वास की समस्या होती है तो कई बार धूल से उनका ये बबूला एक जगह घूमता रहता है कई बार, तो उनका धूल के कारण और दम घुट जाता है कई बार, और डेथ भी हो जाती है बच्चों की। तो पुराने समय में, हालांकि आजकल ऐसी समस्या नहीं है, कोई संभाल लेते हैं या बच्चे हैं वो इंटेलिजेंट हो गए हैं आजकल के। तो पहले के जैसे बच्चे हैं, बहुत सारी बीमारियां हुआ करती थी बच्चों में, मेडिकल सर्विस इतनी नहीं थी। पॉपुलेशन का एक बड़ा कारण यह भी था, भाई पहले सुविधा ही नहीं थी, और लोग सोचा करते भाई एक या दो जन में तो क्या पता बाई चांस डेथ हो गई तो जब तक है जहां तब तक है जहां। तूफान किसे कहते हैं? तूफान उसे कहते हैं जब हवा की गति 62 किलोमीटर प्रति घंटा से तेज हो, तो उसे चक्रवात या तूफान की श्रेणी में मानते हैं। कई बार है ना कि अपने हिंद महासागर में, अरब सागर में, इनमें चक्रवात आ गए, तूफान आ गए। तो तूफान की कंडीशन वो होती है जब विंड्स की स्पीड 62 किलोमीटर 62 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा होता है। लेकिन इंसान को तूफान बहुत ज्यादा स्पीड में बोला जाता है। कई बहुत तेज गाड़ी चला के लाते हैं ना, कि क्यों तूफान की रफ्तार से दौड़ा रहे, तो इसका मीनिंग वो तेज होती है। 62 किलोमीटर तो कुछ नहीं होती, लेकिन तूफान विंड्स के अंदर 62 किलोमीटर से तेज हवाओं को कहना स्टार्ट कर देते हैं। अब इनके द्वारा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? बीकानेर। तो आंसर वही है, नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। सर्वाधिक या मैक्सिमम कौन कौन सा एरिया प्रभावित है? बीकानेर। सर्वाधिक प्रभावित उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, उसमें मेन एक डिस्ट्रिक्ट पूछे तो आंसर रहेगा बीकानेर। इसका मीनिंग तीनों घटनाओं पे आप मुख्यतः एक आंसर लिख सकते हो, डिस्क्रिप्टिव के रूप में लिखो तब। ये तो क्या, गंगानगर बाड़मेर प्रीलिम से एग्जाम तक याद रखने होते हैं, मेंस में जरूरी नहीं। मेंस में डायरेक्ट लिखो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान यानी डेजर्ट एरिया। लेकिन आंधियों में अगर दो ऑप्शन आ जाए आपके, पश्चिमी राजस्थान या उत्तरी राजस्थान, तो आंसर रहेगा उत्तरी राजस्थान, क्योंकि आंधियों का इफेक्ट गंगानगर की तरफ अधिक होता है, और गंगानगर इज द नदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। तो इसका मीनिंग आंधियों का प्रभाव अपने गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर एरिया में अधिक होता है। जबकि पश्चिमी राजस्थान से तो वहां से तो ये डस्ट उठना स्टार्ट होती है, तो इनका आंधियों के रूप में इफेक्ट ऊपर गंगानगर की ओर अधिक होगा। पाकिस्तान वाले एरिया इस साइड में, क्योंकि राजस्थान का जैसलमेर का ये एरिया इस साइड में निकला हुआ है, तो आंधियों का इफेक्ट इस साइड में जाके अधिक होता है। बाकी इन एरिया में इस साइड में थोड़ी कम चलती है, इस एरिया की ओर अधिक चलती है। राजस्थान के नॉर्थ और वेस्ट वाले पार्ट, नॉर्थ में अधिकतम, उसके बाद में इधर। तो तीनों घटनाएं समझ में आ गई ग्रीष्म ऋतु की। लो का मीनिंग क्या होगा? लो का मीनिंग होता है हॉट विंड्स। हॉट विंड्स हो, गर्म हवाएं हो जो शुष्क हो, जिनमें बारिश पॉसिबल नहीं है। आंधी, आंधी में धूल होती है, डस्ट और ह्यूमिडिटी होती है। तो जो डस्टी एंड ह्यूमिड विंड्स ऑफ समर सीजन इज नोन एज सैंड स्टॉर्म, आंधी। जिसमें धूल तो हो, लेकिन धूल है वो चक्रवातीय रूप में उड़ते हुए हो, तो धूल भरी और चक्रवाती हवाओं को, ये शब्द एक्स्ट्रा है इसमें, चक्रवाती हवाओं को क्या बोला जाता है? बबूलिया। इफेक्ट इसका मुख्यतः बीकानेर में, आंधी गंगानगर में 27 दिन। लू का इफेक्ट मुख्यतः बाड़मेर। तीनों घटनाएं इंटरनेशनल बॉर्डर पे हैं। गंगानगर आंधी, लू है बाड़मेर, और बीकानेर में बबूलिया। अब ग्रीष्म ऋतु से जुड़े हुए कुछ फैक्ट और हैं, अदर इंपोर्टेंट फैक्ट्स, हेडिंग डालिएगा। ग्रीष्म ऋतु संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। ग्रीष्म ऋतु संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु।
समर सीजन रिलेटेड अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। समर सीजन रिलेटेड अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ग्रीष्म ऋतु संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु या तथ्य। इसमें कुछ फैक्चुअली पॉइंट्स बचे हैं। एक तो अपने राजस्थान के अंदर ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक गर्म महीना, तो अपने यहाँ मोस्ट हॉटेस्ट मंथ इन समर सीजन, ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म महीना माना जाता है जून। कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जैसे इक्वेटर लाइन से और सूर्य मार्च से और धीरे धीरे जून में ऊपर की ओर आता है, तो जून में सूर्य अपने यहाँ होता है 21 जून को। सूर्य की स्थिति साल में भूमध्य रेखा पर 2 बार होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 1 बार आता है, जिसको हम करक संक्रांति स्टार्टिंग में बताया भी था आपको। सदर्न हेमिस्फीयर में यानी दक्षिण की ओर सूर्य जाना स्टार्ट करता है लगभग 23 सितंबर के आसपास। लगभग 22 दिसंबर के आसपास होता है मकर रेखा पर। यहां पर जब सूर्य यहां पर रहेगा तब हमारे यहाँ सोलर रेडिएशन सबसे तिरछी होती है, सबसे ज्यादा तिरछी होती है। जितने अधिक तिरछी होंगे टेम्परेचर उतना ही कम मिलेगा अपने को। तो इसका मीनिंग 22 दिसंबर, इसके बाद में अपने सर्दियां बढ़ जाती हैं थोड़ी, लगभग दिसंबर लास्ट में और जनवरी के अंदर। और फिर सूर्य धीरे धीरे फिर जनवरी के बाद धीरे धीरे ऊपर की ओर आएगा और इक्वेटर लाइन पे पहुंच जाएगा लगभग 21 मार्च को। 21 मार्च के बाद अपने समर सीजन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि मुख्यतः 21 मार्च से लेकर और जून लास्ट तक। जून में मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाते हैं, टेम्परेचर हाईएस्ट होते हैं, इसका एयर प्रेशर क्या होता है? लो। और टेम्परेचर हाई होने के कारण कॉन्टिनेंट्स के ऊपर और एयर प्रेशर लो होने के कारण समुद्रों की ओर से विंड फ्लो बनना स्टार्ट होता है, हवाओं का प्रवाह होना स्टार्ट होता है। उसके कारण जून के अंत में अपने यहाँ ह्यूमिडिटी अधिकतम आ जाती है, और ह्यूमिडिटी अधिकतम होने का मीनिंग है रेनफॉल या वर्षा का स्टार्ट होना या मानसून का एक्टिव होना। तो जून हमारे सबसे अधिक गर्मी वाला महीना माना जाता है। तो इफेक्ट के रूप में पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म महीना कौन सा है, तो सबसे गर्म महीना जून। और जून सबसे गर्म यानी टेम्परेचर हाईएस्ट है, तो एयर प्रेशर क्या होगा? लोवेस्ट, वायुदाब सबसे कम हो जाएगा उस समय। इस कारण विंड फ्लो है वो समुद्र की ओर से तेजी से आना स्टार्ट हो जाती है, जिसमें ह्यूमिडिटी मैक्सिमम होकर रेनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो जून के लास्ट तक अपने मानसून इसीलिए आता है क्योंकि इस समय हमारे लोअर प्रेशर हो चुके हैं, तो विंड फ्लो है समुद्र की ओर से कंटिन्यूस होता है, तो जिससे ह्यूमिडिटी अधिक आ जाती है। तो ये वाला जो महीना सूर्य की किरणें जब हमारे यहाँ सीधी होती है, जिस महीने में जून, वो मोस्ट हॉटेस्ट मंथ इन समर सीजन। तो हमारे लिए, राजस्थान के लिए, इंडिया के लिए, नदन हेमिस्फीयर सब के लिए है जून मुख्यतः। अब ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म स्थान और जिले कौन से हैं, तो वो भी एक फैक्चुअली क्वेश्चन है, मेंस में नहीं आते। ये जितना भी जो लिखवा रहे हैं ना अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाले, ये मैटर सारा आपके ओनली आरएस प्रीलिम से रिलेवेंट, मेंस में सारे छोड़ने हैं आपको। तो इसमें फर्स्ट लाइन में तो लिख दीजिएगा ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक गर्म महीना जून। मोस्ट हॉटेस्ट मंथ इन समर सीजन, इन समर सीजन ऑफ राजस्थान स्टेट आगे लिख दो, चाहे राजस्थान में, राजस्थान नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। ये अंडरस्टूड है? जो अपन ज्योग्राफी लिख रहे हो किसके बारे में? राजस्थान। सर विंटर वेकेशन पढ़ेंगे क्या? होंगे या पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे, पढ़ेंगे शायद 31 को संडे को और 1 तारीख को।
सर वेस्टर्न राजस्थान की आंधियों का वीडियो दिखा दीजिए ना, हमने देखे नहीं है। प्रैक्टिकली होगा अभी मार्च के बाद। सेकंड है कितने दिन? किसने बताया? कब कब की? 30, 31 और एक। अच्छा, मुझे नहीं पता सच में। तो आपको ऑलरेडी पता है पहले से? नेक्स्ट लिखिए, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान, सर्वाधिक या उच्चतम तापमान, हाईएस्ट टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर इन समर सीजन। डिस्ट्रिक्ट के तौर पे अगर पूछा जाए जिला कौन सा है अधिकतम तापमान वाला, तो ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान जिले के तौर पे माने जाते हैं चूरू के अंदर, और एक साइट या एज ए प्लेस के तौर पे माने जाते हैं आंसर फलोदी। हालांकि फलोदी अब अपने आप में क्या आ गया, डिस्ट्रिक्ट। तो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जब तक कोई नया स्थान नहीं बता दे तब तक इस जिले को ही अपने को स्थान के रूप में लेना है, क्योंकि कोई नया स्थान अलग से नहीं बताया गया है। तो क्वेश्चन ये रहेंगे कि गर्मियों में राजस्थान में सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो ग्रीष्म ऋतु में हाईएस्ट टेम्परेचर डिस्ट्रिक्ट के तौर पे आंसर लिया जाता है चूरू को, और हाईएस्ट टेम्परेचर इन समर सीजन एज ए प्लेस या स्थान के तौर पे किसको लिया जाता है, फलोदी को। और इसी ऋतु में अगर हम अपोजिट टेम्परेचर की बात करें कि ग्रीष्म ऋतु में न्यूनतम तापमान, लोवेस्ट टेम्परेचर इन समर सीजन, तो ग्रीष्म ऋतु में जो जो एरिया हमारा जितना अधिक हाइट पर होगा वहां के टेम्परेचर उतने ही कम होंगे। और ये मैंने आपको बताया भी था कि सागर तल से हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर क्या होते हैं, कम। हाइट और टेम्परेचर एक दूसरे के इनवर्स या अपोजिट होते हैं। तो कंडीशन यही लिखने वापस पॉइंट नंबर 3 में। ग्रीष्म ऋतु तो यही लिखना है, तो लोवेस्ट टेम्परेचर इन समर सीजन। ग्रीष्म ऋतु में न्यूनतम तापमान, तो वैसे तो बात अपन अपोजिट कर, एक तो हम कह रहे हैं समर सीजन यानी गर्मी की ऋतु, और ऊपर से कह रहे हैं न्यूनतम तापमान। तो ये उन एरिया में पॉसिबल है जो राजस्थान का हिल स्टेशन है, माउंट आबू। तो न्यूनतम तापमान इसमें भी दो तरीके से डिवाइड कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट के तौर पे तो आंसर इस वाले फॉर्मेट में आंसर क्या रहेगा, डिस्ट्रिक्ट सिरोही। गर्मियों में टेम्परेचर सिरोही के कम होते हैं, तो इसी कारण राजस्थान में गर्मियों में अगर राजस्थान में कहीं घूमना है तो वो जिला कौन सा, सिरोही। और वहां पे भी मुख्य कौन सा स्थान, तो माउंट आबू। तो माउंट आबू लोकेशन या साइट। ग्रीष्म ऋतु में न्यूनतम तापमान जिले के तौर पे माना जाता है सिरोही का, स्थान के तौर पे माना जाता है माउंट आबू। तो लोवेस्ट टेम्परेचर इन समर सीजन एज ए डिस्ट्रिक्ट सिरोही, और एज ए लोकेशन या साइट या स्थान के तौर पे है माउंट आबू। कारण इसमें है तापमान इनवर्स हाइट। तापमान ऊंचाई का अपोजिट होता है। आप ऊंचाई जितनी अधिक बढ़ाओगे तापमान की वैल्यू कम होगी, और हाइट की टेम्परेचर होगा।
तो इसमें कोज या कारण में ये पहले बताया हुआ है, सागर तल से ऊंचाई। आपको जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में किस प्रकार का डायग्राम बताया था? वहां बताया था कि माउंटेन्स जो अधिक हाइट वाले एरिया होते हैं वहां टेम्परेचर क्या होते हैं, कम। और मैदान और डेजर्ट एरिया जो कम हाइट वाले एरिया होते हैं वहां टेम्परेचर अधिक होते हैं। तभी तो हमारे डेजर्ट की ओर सामान्यतः अपने सोलर रेडिएशन की पॉसिबिलिटी अधिक है। तो इसमें ये कॉज या कारण है, ब्रैकेट में लिख देना, पहले बताया हुआ अभी हालांकि। क्या चीज? फलोदी जिला बन गया, लेकिन जब तक मौसम विभाग ये नए डेटा जारी नहीं करता, क्योंकि स्थान के तौर पे कोई डेटा जारी नहीं किया अभी, तब तक अगर क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि हाईएस्ट टेम्परेचर किस लोकेशन या स्थान पर है, फलोदी मानेंगे जब तक मौसम विभाग अपने को स्थान नहीं बता दे। पुराना जो रिकॉर्ड है वही आंसर रहेगा। भाई गवर्नमेंट अधिकार है, गवर्नमेंट बना सकती है तो सामान्य सी बात है वो कैंसिल भी कर सकती है। नहीं, 33 तो वापस नहीं करेगी। कुछ जिलों की वास्तव में राजस्थान में रिक्वायरमेंट थी, बढ़ने थे, तो हो सकता है कि जो जितने बढ़ाए गए हैं, हालांकि 17 में कलेक्टर पॉइंट हो गए हैं, तो हो सकता है कि कुछ जिलों के संयुक्त कलेक्टर रखे जाएं जो निकटतम है, जहां कार्यभार बहुत ज्यादा नहीं है। तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने, यानी जो लास्ट हमारी सरकार थी, उसने 17 जिलों के जिला कलेक्टर नियुक्त किए कर दिए थे, डीएम। तो इसका मीनिंग है कि वो तो ऑफिशियली रिकॉर्ड में आ गए हैं सब। बाकी दो, जैसे जयपुर और जोधपुर है, उनके जिला कलेक्टर वहीं काम करेंगे जहां पहले से बैठे हैं। तो जयपुर ग्रामीण का जिला कलेक्टर ग्रामीण में जाके काम नहीं करेगा, जयपुर सिटी से काम करेगा। तो इसका मीनिंग शायद उनका प्रभार जयपुर सिटी वाले को ही दे रखा था। जोधपुर में भी ऐसा था कि जोधपुर में भी ग्रामीण में जिला कलेक्टर नहीं लगेगा, जिला कलेक्टर सिटी में ही रहेगा। तो इसका मीनिंग जो 19 जिले जो बनाए गए, उसमें 2 जिले ऐसे हैं जिनके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर उन जिलों में नहीं बनाए जाएंगे, यानी डीएम हाउस नहीं बनेगा, डीएम हाउस उनके पुराने स्थान पे रहेगा। तो इसलिए 17 नए जिला कलेक्टर नियुक्त किए कर दिए थे। तो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि नए जिले और बनाएंगे या जो बने हुए हैं उनमें भी कमी करने वाले। हालांकि सरकार ने ये तो स्पष्ट कर दिया कि जो 3 घोषणा हुई थी वो हम नहीं बनाएंगे, वो कैंसिल कर दिया अभी। और हो सकता है उसमें एक सुजानगढ़ की मांग थी, सुजानगढ़ की मांग है, वो वाजिब भी थी, चूरू के अंदर एक पार्ट बनना चाहिए था, लेकिन चूरू काफी बड़ा जिला है, तो वहां से तो हो सकता है कि गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट कर दे। और बाकी कुछ छोटे छोटे जिले बना दिए गए हैं, उनको वापस कैंसिल कर सकती है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में है तापांतर। रेंज ऑफ टेम्परेचर, रेंज ऑफ टेम्परेचर का मीनिंग क्या होता है? बातें नहीं करेंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट हैं समझ में नहीं आएंगे। तापांतर का मीनिंग होता है, जैसे आज की जो डेट है कितना है, 27 दिसंबर। फॉर एग्जाम्पल कि आज का जो हाईएस्ट टेम्परेचर है, उच्चतम तापमान एक बार के लिए मान लीजिएगा कि 25 डिग्री सेल्सियस है, और आज का जो लोवेस्ट टेम्परेचर है, न्यूनतम तापमान, है फॉर एग्जाम्पल 10 डिग्री सेल्सियस। हाईएस्ट टेम्परेचर मापे जाते हैं दोपहर में लगभग 12 से 2 के बीच में। लोवेस्ट टेम्परेचर सुबह 4 से और 6 बजे के बीच में। तो ये जो हाईएस्ट टेम्परेचर आज का, फॉर एग्जाम्पल अपन एग्जाम्पल के तौर पे लिए है, अब मोबाइल खोल के मत देखना, हो सकता है 27, 28, 30 हो। तो आज के हाईएस्ट टेम्परेचर और लोवेस्ट टेम्परेचर के बीच में कितना गैप है? 15 डिग्री सेल्सियस। तो आज पूरे दिन में रेंज, टेम्परेचर की रेंज कहां तक गई है? कम कम आई है 10 तक, और हाईएस्ट गई है 25 तक। इसको कहा जाता है रेंज ऑफ टेम्परेचर, तापमान का अंतर, तापांतर। यह तापांतर एक दिन का भी हो सकता है, एक वीक का भी हो सकता है, एक महीने का भी हो सकता है, एक साल का भी हो सकता है। वीक का होगा तो 7 दिन जो आपने लिए उनके हाईएस्ट टेम्परेचर ऐड कर लीजिए और उनका एवरेज निकाल लो।
जैसे किसी दिन 25 डिग्री, किसी दिन 20 डिग्री, किसी दिन 30 डिग्री, किसी दिन 35 डिग्री, और लास्ट में 7 दिन का एवरेज कितना आया, 30 डिग्री। फिर उन्हीं 7 दिन के लोवेस्ट टेम्परेचर देख लो, किसी दिन 10 डिग्री, किसी दिन 8 डिग्री, किसी दिन 12 डिग्री, किसी दिन 7 डिग्री, किसी दिन 13 डिग्री, उनका एवरेज फॉर एग्जाम्पल आया 10 डिग्री। तो जो हाईएस्ट टेम्परेचर पूरे वीक का एवरेज 30 और पूरे वीक का एवरेज लोवेस्ट कितना है 10, तो इसको कहा जाएगा साप्ताहिक तापांतर, वीकली रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ये वीक के अकॉर्डिंग तापांतर, ऐसा पूरे महीने का एवरेज निकाला जाए हाईएस्ट का और लोवेस्ट का, और उस एवरेज के बीच में जो गैप देखा जाएगा फिर वो होगा मंथली रेंज ऑफ टेम्परेचर, मासिक तापांतर। ऐसा ही पूरे वर्ष का निकाल सकते हो, तो वो वार्षिक तापांतर। तो इसका मीनिंग किसी भी समय के तापमान के अंतर को हम देख सकते हैं, 1 घंटे का भी देख सकते हैं कि पिछले 1 घंटे में तापमान अप डाउन इतना हुआ है, तो वो अपना 1 घंटे के ऊपर तापांतर माना जाएगा, यानी पर आवर या 5 घंटे में, 6 घंटे में, उस तरीके से भी तापमान के अंतर को देखा जा सकता है। तो रेंज ऑफ टेम्परेचर का मीनिंग क्या होता है, समझ में आ गया? किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में निश्चित समय में तापमान का अधिकतम और न्यूनतम होना, यानी तापमान के बीच में अंतर आना, यही मीनिंग क्या होता है, तापांतर। तो रेंज ऑफ टेम्परेचर की डेफिनेशन लिखिएगा, उच्चतम तापमान एवं न्यूनतम तापमान के अंतर को तापांतर कहा जाता है। डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टेम्परेचर, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टेम्परेचर इज नोन एज रेंज ऑफ टेम्परेचर। उच्चतम तापमान एवं न्यूनतम तापमान के अंतर को, एवं न्यूनतम तापमान के अंतर को तापांतर कहा जाता है। ये एग्जांपल लिख दो आज की डेट वाला, ताकि इजीली समझ में आ जाए। 27 दिसंबर का जैसे हाईएस्ट टेम्परेचर अपने कितना इंडिकेट किया है, 25 डिग्री। लोवेस्ट टेम्परेचर न्यूनतम तापमान जैसे आज का 10 डिग्री, तो दोनों के बीच में अंतर कितना हुआ, 15 डिग्री। तो ये 15 डिग्री आज का तापांतर, तापमान का अंतर है। तो तापमान की रेंज कितनी अप डाउन हुई है, 15 डिग्री। जो लोवेस्ट है उससे 15 ऊपर गया है, या जो हाईएस्ट है उससे 15 नीचे आया है। उच्चतम एवं न्यूनतम तापमान के अंतर को तापांतर कहा जाता है। जैसे आज का उच्चतम तापमान जो है, न्यूनतम तापमान, उसके बीच का जो रेंज है, ये है रेंज ऑफ टेम्परेचर। राजस्थान में सर्वाधिक तापांतर, यानी इस तापांतर वाले में मैक्सिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर इन राजस्थान, तापांतर जैसे एक तो दैनिक आधार पे एक दिन में टेम्परेचर सबसे ऊपर नीचे जिस जिले का होता है वो होता है जैसलमेर, डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर। और एक होती है एनुअल या वार्षिक तापांतर। तो ये एरिया एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो एक दिन में टेम्परेचर सबसे ज्यादा अप डाउन होता है जैसलमेर, क्योंकि मिट्टी होती है उस एरिया में। तो आपको ध्यान है कि मिट्टी जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है, कारण क्योंकि मिट्टी या सॉइल की टेम्परेचर ट्रांसफर की या तापमान के स्थानांतरण की इसमें सामान्यतः कमी होती है, यानी ये टेम्परेचर को ट्रांसफर नहीं कर पाती। मिट्टी जैसे ऊपर वाली सतह वही गर्म होती है, अब नीचे की ओर मिट्टी, जैसे कई बार ऊपर की गर्म मिट्टी है, उस गर्म मिट्टी को आप हटाओगे थोड़ा सा, तो उसके जस्ट नीचे ठंडी मिट्टी मिलेगी अपने को। गर्मियों में होता है ना कई बार। इसका मीनिंग तापमान का स्थानांतरण बहुत ज्यादा डीप तक नहीं कर पाती है मिट्टी, तो ऊपर वाली सतह के पास ही टेम्परेचर होल्ड रहता है सिर्फ, और ऊपर वाली सतह के पास टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं आ पाता, क्योंकि वो जो पार्टिकल्स होते हैं उनके तापमान ग्रहण करने की एक निश्चित सीमा होती है। इसी कारण सॉइल पार्टिकल्स पे थोड़ा बहुत टेम्परेचर आने के बाद वो हीटिंग देने लग जाता है, जबकि जल में क्या होता है, जल में तापमान का स्थानांतरण होता रहता है नीचे की ओर, तो इस कारण पानी इतना जल्दी गर्म नहीं होता। उसको गर्म होने के लिए मिट्टी से 5 टाइम मल्टीपल टेम्परेचर या टाइम चाहिए होता है, यानी जितने समय में मिट्टी जैसे गर्म होने में 2 घंटे लगे, तो पानी को गर्म उतना ही गर्म होने में 10 घंटे लगेंगे। तो इसका मीनिंग वाटर के पास जो वाटर होल्डिंग, सॉरी टेम्परेचर होल्डिंग जो आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है,
यानी पानी जो गर्म हो रहा है उसके पास तापमान ज्यादा रहेगा, तो तापमान ज्यादा रहेगा तो उस तापमान को रिलीज करने में टाइम ज्यादा चाहिए। जबकि मिट्टी है वो कम टेम्परेचर पे गर्म हुई है, तो इसका मीनिंग उसमें टेम्परेचर होल्डिंग, तापमान को रोकने की क्षमता उसकी क्या है, कम है। तो कम है इसका मीनिंग उसके पास टेम्परेचर कम है, तो कम टेम्परेचर को छोड़ने में टाइम कम चाहिए, इस कारण मिट्टी जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होती है। जबकि वाटर की टेम्परेचर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, तापमान को ग्रहण करने की क्षमता, तो वो टेम्परेचर को जब तक अधिक देर तक गर्म ग्रहण नहीं करेगा तब तक वो हीटिंग नहीं देगा। तो पानी देरी से गर्म होता है और देरी से ठंडा होता है। तभी कहते हैं ना, वाटर वाले जो एरियाज होते हैं वहां का क्लाइमेट इक्विवेलेंट होता है, समान होता है। जबकि जो लैंड पार्ट होते हैं उनके क्लाइमेट डायनेमिक होते हैं, चेंज होते हैं। अभी अपने गर्मी में देखो बाहर स्वेटर पहनना मुश्किल, आधे घंटे नहीं खड़े हो सकते, इतनी तेज धूप है। लेकिन अभी 6-7 घंटे बाद देखना आप शाम को, ये भी लगेगा दिन में स्वेटर गलत निकाली थी, अब जरूरत है। तो इसका मीनिंग है जो लैंड पार्ट या कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होती है वो अचानक चेंज होती रहती है। तो अपने यहाँ जल नहीं है, अपने यहाँ अपना जो राज्य है वो अपने अपने लैंड लॉक्ड स्टेट है। जबकि आप मुंबई, केरल, तमिलनाडु उन राज्यों में चले जाओ जलीय क्षेत्रों में, तो इसका मीनिंग वहाँ पूरे दिन का क्लाइमेट है वो लगभग एक जैसा ही रहता है, ना बहुत अधिक गर्मियां होती हैं और ना बहुत अधिक सर्दियां होती हैं। तो रेंज ऑफ टेम्परेचर डेली बेसिस पे सबसे ज्यादा, जो राजस्थान में सर्वाधिक तापांतर जो है वो दैनिक आधार पर डेली बेसिस पे सर्वाधिक कहाँ पर है, जैसलमेर में, और एनुअल बेस पे सर्वाधिक है चूरू। क्योंकि चूरू राजस्थान का वो जिला है जो गर्मियों में सबसे गर्म, सर्दियों में सबसे ठंडा, लेकिन वो एक दिन में सबसे गर्म सबसे ठंडा नहीं होता। गर्मियों में हाईएस्ट टेम्परेचर और सर्दियों में लोवेस्ट टेम्परेचर। तो पूरे वर्ष में ऊपर नीचे होने का मीनिंग है पूरे वर्ष में तापमान सबसे ऊपर नीचे किस जिले का होगा, चूरू का। यह समझ में आ गए। फैक्चुअली क्वेश्चन है कि जो मैक्सिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो डेली बेसिस पे जैसलमेर में और एनुअल बेसिस पे सर्वाधिक कहाँ होती है, चूरू के अंदर। तो लास्ट वाले ये फैक्ट थे। सिर्फ सबसे गर्म महीना अपना जून होता है, सबसे गर्म स्थानीय जिला डिस्ट्रिक्ट के तौर पे हाईएस्ट टेम्परेचर चूरू में, और लोकेशन या साइट के तौर पे फलौदी। और ग्रीष्म ऋतु में ही हम अपोजिट बात करें कि ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म जिला है अपना सिरोही, और उसी का ही एक स्थान सबसे कम तापमान वाला है, माउंट आबू। फिर रेंज ऑफ टेम्परेचर तापांतर, तो तापांतर का मीनिंग होता है अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर, यानी टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टेम्परेचर, जो कि अपने एक दिन में सबसे अप डाउन होता है टेम्परेचर जैसलमेर, और पूरे वर्ष में होता है चूरू के अंदर। तो ये ग्रीष्म ऋतु यानी पहला पार्ट अपना आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट रहेगा अपना वर्षा ऋतु।